नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और आज का विषय हमारा नेताजी का कोरा चिट्ठा। जी हाँ, 2014 के लोकसभा चुनाव में अपराधी और करोड़पति उम्मीदवारों का बोलबाला देखा जा रहा है और बाहुबल और धनबल के दम पर ये लोग चुनाव जीतने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। ऐसे उम्मीदवार हर पार्टी में देखे जा रहे हैं। कोई भी पार्टी अब ऐसे उम्मीदवारों को अछूत नहीं मान रही है। सभी पार्टियां दागी और करोड़पति उम्मीदवारों के भरोसे लोकसभा चुनाव की वैतरनी नदी पार करने की जुगत में लगे हैं। आमतौर पर हर पार्टियां साफ सुथरी छवि और सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देने की बात करती है, लेकिन जब बात चुनाव लड़ने की आती है तो हर पार्टी ऐसे ही उम्मीदवार पर दाव लगाती है जो सीट जीत सके। देश के 16वें लोकसभा का मतदान अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। हर पार्टी दिल्ली पर कब्जा चाहती है और ये धनबल बाहुबल के बिना उन्हें संभव नहीं लगता। यही कारण माना जाता है कि सत्ता की लालच में हर पार्टियां हत्या, अपहरण, फिरौती, बलात्कार जैसे मामलों में फंसे अपराधियों और बाहुबलियों को टिकट देने को मजबूर हैं। पूंजीपतियों को हर पार्टियों ने खुले दिल से टिकट बांटे। यही कारण है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आपराधिक छवि वाले 1398 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कहने को पिछड़े राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण की 18 सीटों पर सबसे अधिक तकरीबन 93 करोड़पति उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। राजनीतिक मजबूरियां हैं हर पार्टी की, क्योंकि सबसे बड़ा उनके लिए टारगेट है 272 का आंकड़ा पार करना। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो उनको 272 का आंकड़ा पार करने के लिए वो किसी भी तरीके के हथकंडे अपना सकते हैं। चाहे वो अपराधी लोगों को टिकट देने का मामला हो, या धर्म पर राजनीति करना हो, या जात पर राजनीति करना हो। मेन मुख्य उनका उद्देश्य यह है कि कैसे भी करके 272 का आंकड़ा पार करके दिल्ली की सत्ता हासिल करनी है। नहीं, राजनीति जो है, आज की राजनीति जो है बिना पैसे के हो ही नहीं सकती है। इसलिए राजनीति में उम्मीदवार को चुनाव लड़ना है तो पैसे की जरूरत है उन्हें। भले बोलने के लिए इनके बोलने की बात अलग होती है, कहने और करने में अंतर है दोनों में। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी भी है जो एक सिंबॉलिक लेके आई है कि वो आम छोटे लोगों की पार्टी है, लेकिन उसमें भी कई करोड़पति उम्मीदवार हैं। पिछले 2 लोकसभा यानी साल 2004 और साल 2009 में हुए चुनाव के मुकाबले इस बार के लोकसभा चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ी है। इस बार कुल तकरीबन 2208 करोड़पति उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के कुल 461 उम्मीदवार, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 426 उम्मीदवार, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के तकरीबन 342 उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के कुल 161 उम्मीदवारों का भी समावेश है। इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो हर पार्टियों ने अपराधियों और करोड़पतियों को टिकट बांटे हैं। उसमें कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी जैसी सभी पार्टियों का नाम आता है। यूपी के 18 सीटों के अंतिम चरण के मतदान में अपना भाग्य आजमा रहे करोड़पति उम्मीदवारों में शाह आलम, सुभाष पांडे, कैलाश नाथ यादव, पंकज, मोहम्मद अयूब, मुख्तार अंसारी सहित कुल 93 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि तमाम उम्मीदवारों में किसको मिलती है जीत और कौन पराजय का सामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लमन न्यूज।
तो इस अहम विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त जो मेहमान मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फूलचंद उबाली जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे पत्रकार जो नित्यानंद शर्मा जी ये भी स्टूडियो में मौजूद है। ये भी आज हमें अपडेट देंगे आज इस विषय पर। लेकिन शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले फूलचंद उबाली जी। लगभग आपराधिक छवि के 1398 लोग इस वक्त चुनाव में है जो लड़ रहे हैं या लड़ चुके हैं मान के चलिए, और दूसरी तरफ 2208 करोड़पति लोग चुनाव में हिस्सा ले लिए हैं। क्या समझा जाए, यानी जो धनवान है वही इलेक्शन लड़ सकता है और जो गरीब है वो नहीं लड़ सकता, जो जेन्युइन आदमी है? देखिए, इसमें ऐसा है जी कि लोकसभा का उम्मीदवार जो होता है जी वो किसी न कहीं ना कहीं वो कोई पार्षद होता है, कहीं एमएलए होता है। जी इस तरह का उसका जो लोकसभा का जो बोलते हैं ना सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं, जी ग्राफ। तो नगर ग्राफ जो होता है उसका नगर सेवक से आमदार होता है, आमदार के बाद उसकी खासदार की सीढ़ी आती है। बिल्कुल। तो इस तरह वो जो अपने कार्यों से चलते चलते आज करोड़ की कीमत आपको मालूम है कि कुछ नहीं रही। आज ये महंगाई के जमाने में पहले लखपति कहलाते थे लोग, आज करोड़पति कहलाते हैं। जी तो उनका बिजनेस है। अब नेताओं का क्या बिजनेस है और किस तरह का वो बिजनेस करते हैं, तो वो खुद जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं उसमें उन लोग लिखकर बताते हैं। जी जनरली ऐसा होता है कि जो लोकसभा के जो उम्मीदवार होते हैं वो एकदम सक्षम रूप से होते हैं, और सक्षम होने के कारण उनको अपना जितना भी लेखा जोखा संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना पड़ता है। इस कारण वो समझ सकता है कि ये करोड़पति है या करोड़पति नहीं है। तो इसमें मैं कोई बुरी बात नहीं मानता हूँ। आप बुरी बात नहीं मानते? नित्यानंद शर्मा जी, क्या आप बुरी बात मानते हैं कि आम इंसान जो जेन्युइन इंसान है, जो वाकई समाज की सेवा कर रहा है, ऐसे शख्स जो साफ सुथरी छवि के लोग हैं, ये लोग सिर्फ पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, इसलिए वो अपने इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते, और जो धनवान है उनको तमाम पार्टियां, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष पार्टी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य जितनी रिस्पेक्टेड पार्टी है, सभी में तमाम चीज़ें यही देखी गई है कि जो धनवान है उसी को टिकट दिया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन उसी से की जा रही है। क्यों ऐसा? जी, जिस तरीके से देखा गया है कि धनवान से एक्सपेक्टेशन पैसा अगर बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आज के डेट में करोड़पति होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात तो सही है कि महंगाई पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जनता की जो गाड़ी कमाई है वो नेता हथियार लेते हैं। ऐसे में जब लड़ने की बात आती है इलेक्शन, अगर मुंबई के कैलकुलेशन की बात करें या दूसरी जगह की बात करें, तो एक विधायक के अंडर में जो होता है वो 6 नगर सेवक होता है और एक सांसद के अंदर 6 विधायक होते हैं। यानी अगर बात करें तो एक सांसद के अंदर 36 नगर सेवक होते हैं। तो ऐसे में जो कैलकुलेशन होता है, पायदान एक के बाद एक ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि बात करते हैं नेतागण की, श्रीमान जी यदि हम लोग वोट आपका पाएंगे और कोई नहीं किया वही करके दिखाएंगे। लेकिन ऐसे में बात आती है कि नेता के पास आया तो पैसा किस तरीके से आया, क्या माध्यम है। हाँ, पहले से महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, थोड़ा बहुत मुनाफा होता है, ठीक है। जिसका रेशियो तकरीबन 2 लाख है तो 3 लाख 4 लाख या 6 लाख तक होता है, ठीक है। लेकिन उसका रेशियो डायरेक्ट 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है, यानी तकरीबन 100% अधिक जो है वो डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट उनके क्षेत्र में क्यों नहीं नजर आता है? तो चुनाव के समय भी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब टिकट के बंटवारे की बात आती है तो पार्टी भी ये सोचती, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, वो ये देखती है कि उस क्षेत्र में जो कोई भी उनका प्रतिनिधि है या उनका जो नेता है उसका दबदबा कितना है, क्योंकि सामने वाले जो कैंडिडेट हैं क्या उस पर ये भारी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बहुत सारे मसले होते हैं। चलिए, बहुत सारे मसले होते हैं जिस प्रकार से आपने कहा यहाँ पर, लेकिन अगर करोड़पति की सूची यहाँ देखी गई फूलचंद उबाली जी, तो 461 कांग्रेस के करोड़पति लोग हैं जो उम्मीदवार लड़ चुके हैं ऑलरेडी, और भारतीय जनता पार्टी की भी कई करीबी है, उसके 426 लगभग है। सपा के बात की जाए, बसपा की बात की जाए, माफ़ कीजिएगा, तो 342 उम्मीदवार है, आपके 161 उम्मीदवार है। अब ऐसे में इतना बड़ा रेशियो भी आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नहीं लगता आपको कि अगर आपकी पार्टी की बात की जाए 426 करोड़पति लोग हैं? सर देखिए, अगर निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से सख्ती की है कि कोई भी कॉलम जो है उसमें ब्लैंक नहीं रखना चाहिए जी। अब जिन जिन नेताओं के पास जो जो संपत्ति है जी, संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य किया है, तो अनिवार्य होने के कारण आज लोगों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा जो है निर्वाचन आयोग को देना पड़ रहा है। अगर कोई आदमी अगर करोड़पति है तो करोड़पति लिखता है, अगर कोई करोड़पति नहीं है तो उसकी
हिसाब से वो अपना जो उसकी इनकम है वो लिखता है। लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि कोई किसी को पैसे के दम पर ही टिकट दिया जाता है। ऐसा है कि इसमें मैंने पहले भी कहा कि लोग जब आमदार होते हैं, आमदार के बाद ही खासदार के लिए खड़े होते हैं, तो आमदार का कहीं ना कहीं उनका बिजनेस होता है, लोगों के अनेक अनेक प्रकार के उद्योग होते हैं। तो उन उद्योग के माध्यम से करोड़पति होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो ऐसे भी फ्लैट है जो 5 करोड़ के 3 करोड़ के फ्लैट है। अब ये कह रहे हैं कि अगर एक घर भी हो किसी एक बिल्कुल, अगर मुंबई में किसी का घर होगा तो जाहिर बात है कि 3 करोड़ के ऊपर ही होगा। अगर वो अपने ब्यूरो में लिखता है कि मेरे पास मुंबई में फ्लैट है, तो उसकी कीमत आज बाजार भाव के हिसाब से 3 करोड़ आकी जाती है। तो उसका फ्लैट अगर उसने आज से 10 साल पहले लिया होगा तो उसकी कीमत रही होगी 20-25 लाख, लेकिन आज के वैल्यूएशन के हिसाब से उसकी 3 करोड़ है। तो उसमें हम जो करोड़पति होना और संपत्ति का ब्यौरा देना इलेक्शन आयोग को, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर करोड़पति अगर अपनी संपत्ति छुपाकर गलत ब्यौरा देता है तो ये गलत बात है। चलिए, आपके हिसाब से कोई अगर संपत्ति छुपाता है तो वो गलत बात है। लेकिन यहाँ पे नित्यानंद शर्मा जी, आपसे भी जानने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर जो ब्यौरा यहाँ पे आया है, डाटा जो हमारे पास में आया है, ये डाटा चीख के कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे जो धनवान है वही डोमिनेट कर रहा है इस इलेक्शन में, 16 लोकसभा में। जी बिल्कुल, आप देखें अगर यूपी में 18 सीट की बात करें, चाहे कोई भी पार्टी ले लीजिए, सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी की बात ले लिए तो अतीक अहमद जो कि सुल्तानपुर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और ऐसे अगर बात करें तो पहले बीएसपी से धनंजय सिंह जो कि बाहुबली नेता थे, अब वे निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे। मुख्तार अंसारी जो भले इलेक्शन नहीं लड़ रहे लेकिन उनका भी उस क्षेत्र में, वाराणसी के क्षेत्र में जो दबदबा है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूंजीपति ये बनते कैसे हैं, इनके पास करोड़ों रुपए आते कैसे हैं। अगर बात करें तो जनसेवा की भावना लेकर आते, ठीक है, जैसे कि जमीन के दाम बढ़ रहे हैं इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टी में उसमें इजाफा हो रहा है मार्केट रेट से। लेकिन ऐसे भी कैंडिडेट है जो तकरीबन जिसके जो कमाई है 30 करोड़ से ज्यादा है, 40 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसे में इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल है। क्या जनता की सेवा करने के लिए उन्हें सेवक के रूप में चुना जाता है, चौकीदार के रूप में चुना जाता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तब उसे आप क्या कहेंगे। और साफ तौर पर कहें तो जो करोड़ों रुपए है, जो बाहुबली नेता है, साफ देखने ये आया है कि जो जितना दबंग होता है उसका ये मानना है कि उतने ही लोग प्रभावित होते हैं। कभी बात करें तो कभी भय से वोट दिया जाता है, कभी पैसे की लालच में वोट दिया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि ऐसे सभी जनता नहीं, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो इनके लोक लुभावन जो इनके वादे हैं उसमें आ जाते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि एक रेशियो, लिमिटेड रेशियो हो तो ठीक हो। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है, इनकी एक प्रॉपर्टी थी, पिछले बार चुनाव में देखा गया कि 2009 में जैसे 2 फ्लैट दिखाया गया, इस बार 5 फ्लैट। तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये 5 फ्लैट आया कहां से। या फनाज जो जमीन है यूपी या दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो 7 एकड़ इनके पास थी, समझ लीजिए मार्केट भाव उसका 2 से 2.5 करोड़ है। लेकिन अब इस बार इलेक्शन में उनके पास 50 एकड़ 55 एकड़ ये कहां से आए। क्या जमीन को पैदा करी, ये अहम सवाल है। चुनाव आयोग को इस पर सख्ती से अपनी नजर बना के रखना होगा और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जी चलिए, क्या लगता है आपको फूलचंद वाली जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं उनके बात से मैं इस्तीफाक रखता हूं कि अगर कोई भी अगर व्यक्ति है जो लोकसभा का चुनाव पिछले 5 साल पहले अगर उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो दिया है और उसमें अगर 10 गुना वृद्धि होती है तो जरूर यह जांच का विषय है कि जांच होनी चाहिए कि इनके पास अगर 10 गुना वृद्धि होती है तो ये